हेलो एवरीवन, आई गेस आप लोग सारी चीज़ें जो है वो ईटीएफ ट्रेडिंग का समझ चुके हैं। 9 में स्ट्रैटेजी हमको यूज़ करना है, सीजनैलिटी क्या होता है वो आप लोग समझ गए हैं एंड आपको ये भी समझ में आ चुका है कि 3 मेथड जो है वो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। पहला मेथड है सीजनैलिटी, दूसरा है हमारा ऑल टाइम हाई मेथड और तीसरा है हमारा प्राइस एक्शन मेथड। ठीक है, तो प्राइस एक्शन मेथड जो है वो सब्जेक्टिव है, वो सब लोग नहीं कर सकते। इस रीज़न से हम लोग 2 मेथड पे फोकस करेंगे, सीजनैलिटी और ऑल टाइम हाई मेथड। अगर हम सिर्फ सीजनैलिटी से करें, ठीक है, अगर हम आपको सपोज़ यहाँ से सीजनैलिटी इंडिकेटर जो है वो ओपन करते हैं एंड सीजनैलिटी के इंडिकेटर को ओपन करने के बाद हम लोग सपोज सिर्फ सीजनैलिटी के इंडिकेटर से करते हैं, ठीक है, तो इससे होगा क्या, थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे कर देते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि हमारा फरवरी में ये जैसे अभी नेक्स्ट मंथ मार्च आने वाला है, तो मार्च में हमारा 55% ऑफ द टाइम ये मिड कैप पॉजिटिव रहा है। इसका मतलब ये है लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 5 बार ये पॉजिटिव रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी इंडिसेस है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मार्च में कौन सा ज़्यादा रहा है। तो मार्च में सीपीएससी 45% ही रहा है, रियलिटी भी 45 रहा है। मार्च में ये डिफेंस है वो, सॉरी निफ्टी इंडिया डिजिटल जो है वो 50% रहा है, 36। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा वो देख ले, तो इंफ्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब सपोज कीजिए कि किसी भी टाइम पे हमको इंफ्रा और आईटी दोनों में हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है 9 का, तो आप लोग किसको प्रेफर करेंगे? इस मेथड से आप इंफ्रा को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सीजनैलिटी का तरीका है एक ईटीएफ को प्रायोरिटाइज करने के लिए। ठीक है, एंड इससे हमारा रिटर्न इंक्रीज होता है। अगर हम सिर्फ 9 में किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करें तो उससे क्या होगा, हमारा उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। बट इस मेथड को यूज करने से, प्रायोरिटाइज करने से, जिस ईटीएफ में मोमेंटम होते हैं वो ज्यादातर हमारे पकड़ में आते हैं, जिससे हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज होता है। इसमें स्ट्रैटेजी जो है 9 में जो स्ट्रैटेजी है उसका मेन रोल तो है ही, बट उतना ही, मतलब जितना 9 का रोल है ना, उतना ही बड़ा इन मेथड्स का रोल है हमारे रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए हमारा इंफ्रा जो है वो सबसे हाईएस्ट है, एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट है। देन अगर हम फार्मा देखें तो फार्मा थोड़ा सा कम है हमारे पास मार्च में। देन मेटल भी 64% है, ये भी ज़्यादा है। जूनियर बीज भी है। डिफेंस सबसे ज़्यादा है 86%, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्च में डिफेंस जो है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया चले। तो अब सबसे ज़्यादा हमको किसको प्रायोरिटी देना होगा? डिफेंस को प्रायोरिटी देना होगा। तो ये सीजनैलिटी मेथड है प्रायोरिटी देने का। अब एक और मेथड है ऑल टाइम हाई मेथड। ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब ऑल टाइम हाई मेथड के लिए आई गेस सीजनैलिटी आप लोग समझ गए होंगे, हम सिर्फ सीजनैलिटी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर डिफेंस में और मेटल में ट्रेड आता है दोनों एक टाइम पे, तो हम मेटल को प्रायोरिटी ना देके अब हम लोग डिफेंस को प्रायोरिटी देंगे, सिंपल। और हम लोग 3 पार्ट या 5 पार्ट्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको समझाएं तो सपोज हमारे पास 100 रुपए कैपिटल है, तो 100 रुपए कैपिटल में हम लोगों को अगर ट्रेड करना है तो हम लोग ना वन टाइम पे 3 से 5 ईटीएफ्स जो है वो रखने वाले हैं। ठीक है, 3 ईटीएफ्स और 5 ईटीएफ्स, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड जो अगर कोई बड़ा कैपिटल से कर रहा है तो वो 5 ईटीएफ्स के साथ ही चले, एंड जो थोड़ा बहुत कैपिटल से कर रहा है वो 3 ईटीएफ्स भी कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आज के टाइम पे आपको एंट्री आ रहे हैं सारी ईटीएफ्स में, तो आपको उनमें से 3 ही चूज करने हैं। अब 3 कौन से चूज करने हैं वो आपको सीजनैलिटी मेथड यूज करना है, चूज करना है प्रायोरिटी करके, या अभी ऑल टाइम हाई मेथड जो है वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, उस पर हमको चूज करना है। अब रिटर्न किसमें ज़्यादा है? रिटर्न ज़्यादा है एटीएच वाले मेथड में। सीजनैलिटी अगर हम लोग यूज करते हैं तो 2024 में आप लोग बैक टेस्ट करेंगे, मैनुअल बैक टेस्ट करेंगे, तो 2024 में ऑलमोस्ट 40% हमको इसमें बना है सिर्फ सीजनैलिटी को यूज करके। एंड 2025 में शायद 40% से थोड़ा सा कम बना है। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 40 से कम है, 30 के आसपास जो है वो बना है। बट ऑल टाइम हाई मेथड को यूज करते हैं हम लोग, तो ऑल टाइम हाई मेथड को यूज करके हमारा जो रिटर्न है 2025 में भी वो भी 40 को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, एंड पास्ट में भी 40 को क्रॉस किया है। ठीक है, अब ये डेटा जो है वो हम कोशिश करते हैं आप लोगों को ना बताने के लिए, बट हम एक छोटा सा आइडिया देने के लिए इसको हम बताएं, क्योंकि ये डेटा बताने से आप लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड आप लोग मेहनत ना करके भी ये सेम एक्सपेक्टेशन रख लेंगे। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशन हम बताए हैं, ये जो रिटर्न हम बताए हैं, ये जो रिजल्ट हम बताए हैं, ये उन लोगों को मिलेगा जो एक्चुअल में मेहनत करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, एंड प्रॉपर रूल के साथ चलेंगे। ठीक है, जो लोग बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, उनको क्या ये रिटर्न अचीव कर पाएंगे? वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस रीजन से आप लोग एफर्ट्स डालते हैं तो ये चीज़ अचीव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। बट क्या ये हर साल सेम ही रहेगा? नहीं, किसी साल कम होगा, किसी साल ज़्यादा होगा। वो कैसे हम लोग पता करेंगे? निफ्टी 500 को अगर हम लोग मंथली बेसिस पे बीट कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी 500 को हम लोग ओपन करेंगे एंड स्मॉल कैप या मिड कैप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, एंड मंथ के एंड में आप लोग सिर्फ जाकर चेक कीजिएगा कि क्या आप निफ्टी 500 से ज़्यादा रिटर्न बनाए हैं या नहीं। अगर बनाए हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब वो रिटर्न कितना भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही एक नंबर आपको बता दिए ना जो हमको नहीं बताना चाहिए, ठीक है, बट हम नंबर बता दिए आपको, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन उसी कैलकुलेशन में चला जाता है कि हाँ हर महीने इतना, फिर हर साल इतना, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश बुलिश है या बेरिश है। यहाँ पे अगर मार्केट बेरिश है, सपोज यहाँ से अगर 1 फरवरी 2025 में मार्केट 8% गिरा था, तो आप क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 3% मंथ, मतलब हमारा 3% मंथ बनना चाहिए। बट ऐसे मंथ्स में आपका 3% निगेटिव चला जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से सोच के एंड ये चीज़ जो है वो दिमाग में आप लोग रखिएगा। 7% अगर हमारा पूरा इंडेक्स डाउन जा रहा है और हम लोग अगर -3% भी बनाते हैं तो उस मंथ में हम लोग अच्छा किए हैं तरीके से, तो हम लोग को ऐसे जज करना है अपने रिटर्न्स को, किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को लेकर हमको नहीं चलना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब सपोज हम लोग जो इंडिकेटर की बात कर रहे थे ऑल टाइम हाई इंडिकेटर, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड ऑल टाइम हाई इंडिकेटर को क्लिक करते हैं। अब ये इंडिकेटर है क्या? ये इंडिकेटर बेसिकली क्या बताता है कि ऐसा जो इंडेक्सेस है, जो इंडेक्सेस हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, ये इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, कितना परसेंटेज दूर है। ठीक है, ये सिंपल यही हमको बताता है। यहाँ पे हम लोग अपना जो ईएमए है वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग ऐड कर लिए। ठीक है, अब ये हमको सपोज कीजिए कि सीपीएससी में, ठीक है, एंड हम लोग को रियलिटी में एंट्री आता है। सपोज
सीपीएसई और रियलिटी दोनों में हमको एंट्री आता है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख जाएगा कि रियलिटी जो है वो ऑल टाइम हाई से 58% दूर है एंड सीपीएसई अपने ऑल टाइम हाई से 7% दूर है। ठीक है, तो अब हमको दोनों में से प्रायोरिटी करना हो, मतलब दोनों में एंट्री आ रहा है एंड दोनों में से एक चूज करना हो हमको, तो कौन सा करेंगे? आपको सीपीएसई करना होगा। अब इसी तरीके से जैसे हम बात की आपको 3 से 5 पार्ट्स में ही ट्रेड करना है, तो 3 पार्ट्स में का क्या मतलब है कि सपोज बुल मार्केट स्टार्ट हो गया एंड सारे ईटीएफ्स में हमको एंट्री आ गया, सारे सपोज कीजिए सारे में आ गया। अब उस केस में आपको फिर भी 3 या 5 ईटीएफ लेना है, तो आप कौन सा फिर 3 और 5 ईटीएफ लेंगे? वो आप वो ईटीएफ चूज करेंगे जिस जो ऑल टाइम हाई से सबसे पास में हो। ठीक है, अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव इसका लॉजिक है। कोई भी इंडेक्स या ईटीएफ ऑल टाइम हाई से पास में है तो वो मोस्ट प्रोबेबली मोमेंटम में है एंड मोमेंटम में है तो रिलेटिवली बाकी सारे इंडिसेस से बहुत फास्ट मूव करेंगे। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटल और पीएसयू। लास्ट कुछ दिनों से पीएसयू और मेटल भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो ऑल टाइम हाई से पास में है एंड पीएसयू मेटल में जितने भी एंट्रीज आए हैं वो सारे एंट्रीज जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑल टाइम हाई से पास में थे। तो इस स्ट्रैटेजी का बहुत सिंपल सा एडवांटेज है कि आप उन्हीं ईटीएफ में बैठेंगे जिस ईटीएफ में मोमेंटम अभी चल रहा है। ठीक है, आप उन ईटीएफ से दूर रहेंगे जिस ईटीएफ को अभी मार्केट जो है वो रिवॉर्ड नहीं कर रहा है या उसको डाउन कर रहा है। जैसे रियलिटी और आईटी है, तो रियलिटी आईटी को मार्केट जो है वो गिरा रहा है बार बार। ठीक है, वो उसको ऊपर नहीं आने दे रहा है। बट सीजनैलिटी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको रियलिटी और आईटी में एंट्री मिल जाए सीजनैलिटी से, बट ऑल टाइम हाई मेथड में हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं उससे। तो इस रीजन से सीजनैलिटी से थोड़ा सा ज्यादा हमको इसमें जो है वो रिटर्न दिख जाता है। ठीक है, बट हमको अगर दोनों यूज करना हो तो कैसे करें? दोनों यूज करने से क्या हमारा रिटर्न और इंप्रूव होगा? चांसेस है इंप्रूव होने का। ठीक है, तो दोनों यूज करने का ना सिंपल बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ स्टार्ट पे हम लोग जो अभी तक करते आ रहे थे, जो प्रायोरिटी हम लोग सेट करते आ रहे थे, वो प्रायोरिटी हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, हम लोग सेट कर देंगे, मतलब जो भी ईटीएफ में सबसे ज्यादा ये ऑल टाइम हाई वाला होगा, सॉरी जो भी ईटीएफ में और सबसे ज्यादा हमारा सीजनैलिटी का परसेंटेज होगा उसको हम लोग अपने सीक्वेंस में सजा देंगे जैसे हम लोग सजाते हैं। अब इसमें से जो भी एंट्री आएगा, ठीक है, सपोज कीजिए हमारे को मार्च के मंथ में, चलो हम लोग मार्च के मंथ में सजा देते हैं। ठीक है, हम या हम ग्रुप में डाल देंगे। तो सपोज कीजिए हम लोग मार्च के मंथ में इस तरीके से सजाए हुए हैं एंड सीपीएसई और रियलिटी दोनों में एक बार हमको एंट्री देखने को मिला। ठीक है, अब सीपीएसई में सीजनैलिटी सबसे हाईएस्ट है एंड वो ऑल टाइम हाई से भी सबसे पास में है, तो उसमें हम लोग एंट्री करते हैं तो उसमें नेक्स्ट लेवल का हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीजनैलिटी भी फेवर में है और ऑल टाइम हाई मेथड भी फेवर में है। ठीक है, तो हम लोग सीजनैलिटी को ना एक सिर्फ छोटा सा पार्ट जो है वो दे सकते हैं, बट प्रायोरिटी हमको ऑल टाइम हाई मेथड को ही करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा किसी ईटीएफ का सीजनैलिटी ज्यादा है बट वो ऑल टाइम हाई से पास में है, तो उस केस में हमको ऑल टाइम हाई को ही ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो देना है। ठीक है, उसमें सीजनैलिटी को हमको प्रेफरेंस नहीं देना है। बट अगर ऑल टाइम हाई और सीजनैलिटी दोनों हमको मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों हमको अगर मिल जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सोने पे सुहागा। ठीक है, समझ गए? तो अगर ये दोनों इन लाइन कर रहे हैं, ठीक है, अलाइन कर रहे हैं दोनों, तो अलाइन कर रहे हैं तो वो बेस्ट है हमारे लिए। अगर अलाइन नहीं कर रहे हैं तो ऑल टाइम हाई जो है वो ज्यादा हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे। सिंपल। और अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि फिर इससे अच्छा तो सिर्फ ऑल टाइम हाई यूज करें। बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं। बट सीजनैलिटी का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उसमें आप टाइम देंगे ना तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आप कुछ एडिशनली कुछ सीखेंगे ही, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे हमको दिख लिया डिस्टेंस जो है वो -9%। अब हम लोग क्या करते हैं? अभी रिसेंटली चेक करते हैं किसी में एंट्री आया है या नहीं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि किस में एंट्री हमको लेना चाहिए। सपोज अब सीपीएससी 7% डाउन है एंड एंट्री हमारा सीपीएससी में इस कैंडल में मिल गया था। ठीक है, तो हम लोग 20 फरवरी को हम लोग एंट्री कर चुके हैं सपोज करते हैं एंड इधर से हम लोग नीचे आते हैं और देखते हैं इसमें कहीं पे भी एंट्री आया था या नहीं। तो ये हमारा एंट्री आया था इंफ्रास्ट्रक्चर में इस दिन 26 तारीख को एंट्री आया था एंड 26 तारीख को यहाँ पे हम लोग एंट्री किए थे। ये हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब सेम कैंडल का स्टॉप लॉस होता है हमारा एंड ये स्टॉप लॉस हमारा आज हिट हो गया। बट अगर हमको चेक करना हो कि अगर सपोज कि हमको इंफ्रा और किसी और में जब डिसीजन लेना था कल, तो उस टाइम पे अगर इंफ्रा से कोई बेटर ऑप्शन हमारे पास मिलता, बेटर मतलब जो ऑल टाइम हाई से पास में होता ज्यादा इंफ्रा से, और वो 9 में 9 हमको दे रहा है, तो उसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट अगर इंफ्रा से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर हम लोग इंफ्रा ही लेते हैं और आज हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। एनर्जी में अगर हम देखें इस तरीके से, तो अब सपोज कीजिए एनर्जी और सीपीएससी दोनों में एंट्री आता है और दोनों में सेम दिन आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 फरवरी को एनर्जी में भी एंट्री आया था एंड 20 फरवरी को सीपीएससी में भी एंट्री आया था। ठीक है, तो हम लोग किस में एंट्री लेंगे? हम लोग एंट्री लेंगे सीपीएससी में। क्यों? क्योंकि सीपीएससी हमारा 7% दूर है ऑल टाइम हाई से एंड एनर्जी हमारा 17% ऑल टाइम हाई से दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रायोरिटी सेट करना है। इस तरीके से फार्मा में देखें तो फार्मा में जब एंट्री आया था इस कैंडल में 20 फरवरी को ही, तो 20 फरवरी का ही उस समय हम लोग चेक कर सकते थे एंड फार्मा और एनर्जी में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो फार्मा एनर्जी से ऑल टाइम हाई वाइज ज्यादा प्रायोरिटी उसको हम लोग देते हैं। ठीक है, तो फार्मा में हमारा सपोज यहाँ पे एंट्री किए और एक सेकेंड, फार्मा में हम लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे एंट्री किए, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था एंड ये हमारा ट्रेड अभी तक चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कितने परसेंट तक गया था? 4% हमको देखने को मिला था। अब सीपीएससी, एनर्जी और फार्मा तीनों में एक ही दिन एंट्री आता, बट किसको आप एंट्री कर देते? आप सीपीएससी को देते और फार्मा फार्मा को देते। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो ऑल टाइम हाई के रूल के हिसाब से बहुत दूर है एंड सीपीएससी और फार्मा रिलेटिवली ऑल टाइम हाई से बहुत पास में थे, इसलिए हम इन तीनों में से इन दोनों को चूज कर लिए। अब हम आगे देखते हैं 20 तारीख को क्या किसी और में भी एंट्री मिला है क्या? तो 20 तारीख को हम लोगों को शायद मेटल में भी मिला है, तो मेटल को हम लोग हो सकता है कि फार्मा से ज्यादा प्रायोरिटी देते। ठीक है, उस समय हमको चेक करना होता। अभी के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। आई गेस आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। अभी देखते हैं कि किसी में फ्रेश एंट्री हमको मिला है या नहीं, देखते हैं। अभी आज के दिन तो मार्केट गिरा ही था, तो कोशिश मतलब शायद जो है एंट्री हमको नहीं मिला हो, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं। डिफेंस में नहीं, बट डिफेंस में अभी तक चल रहा है हमारा, परसों का दिन एंट्री आया था
प्राइवेट बैंक नहीं, ठीक है, तो अभी फ्रेश एंट्री हमको नहीं देखने को मिला, ठीक है। चलिए, तो आई गेस बट आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वो समझ चुके हैं, एंड हम लोग आगे जो लाइव लेसन एंड ऑल करेंगे उसमें कोई डाउट होता है आपको तो वो डाउट आप लोग उसमें क्लियर कर सकते हैं। और अभी सिल्वर में हमारा इस चीज़ का एंट्री जो है वो मिला है, ठीक है। बट सिल्वर में वही चीज़, अगर हमको सिल्वर से बेटर ऑप्शन मिल रहा है एज पर ऑल टाइम हाई मेथड, तो हम लोग सिल्वर को फिर नहीं लेंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग सपोज करते हैं, जैसे ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया, और ये जो हम लोग लिस्ट बनाए हैं ये लिस्ट अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सेट है, ठीक है। मतलब हम लोग प्रायोरिटी कैसे सेट किए हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सीजनैलिटी को हम लोग ऑन किए, एंड सीजनैलिटी को हम लोग अब यूज़ करके मार्च मंथ के लिए प्रायोरिटी को सेट कर लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सीपीएससी है हमारा, रियलिटी है, तो सीपीएससी रियलिटी में कम है, डिफेंस है, डिफेंस में ज़्यादा है इन दोनों से, तो डिफेंस को ऊपर कर दिए। फिर आईटी है देखें तो आईटी में कम है, इंफ्रा देखें तो इंफ्रा में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ऊपर कर दिए। एनर्जी देखें, एनर्जी में भी सबसे ज़्यादा है, इसको भी ऊपर कर दिए। फार्मा, फार्मा में इन दोनों से कम है, उसको नीचे कर दिए। मेटल, मेटल में भी एनर्जी और फार्मा के बराबर ही है, तो उसको ऊपर कर दिए। रियलिटी हो गया, आईटी हो गया, जूनियर बीस भी ऊपर हो गया हमारा। ये डिफेंस सबसे हाईएस्ट है तो सबसे ऊपर कर दिए। प्राइवेट बैंक हमारा 64% है, तो मेटल के पास ही रखते हैं क्योंकि मेटल का भी 64% है, ठीक है। अब मेटल और प्राइवेट बैंक में चूज करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब सीजनैलिटी के हिसाब से सेट कैसे करेंगे। तो प्राइवेट बैंक हमारा 64% ऑफ द टाइम इस मंथ में, मार्च मंथ में ग्रीन रहा है, बट वो -0.89% का उसका एवरेज है, जबकि मेटल का एवरेज है 0.2% पॉजिटिव, तो ये मेटल को ऊपर रखेंगे हम लोग इसीलिए। रियलिटी हमारा हो गया 45% ही है, आईटी भी कम है। पीएसयू 64 है, इसको भी ऊपर करेंगे, मेटल के आसपास, मेटल के नीचे। एंड फिर हमारा हो गया स्मॉल कैप, देखते हैं स्मॉल कैप 55 है, तो 55 मतलब पीएसयू के नीचे जाएगा, ठीक है। एंड प्राइवेट बैंक के भी नीचे जाएगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक भी 64 था, पीएसयू 55 है, और उसके फिर नीचे जूनियर भी, जूनियर भी इसके ऊपर ये रहेगा। और फार्मा एक बार देख लेते हैं, हाँ फार्मा से एक सेकंड, हाँ फार्मा से थोड़ा सा नीचे रहेगा, एंड इससे ऊपर रहेगा, राइट। चलिए, अब हमारा अल्फा देख लेते हैं। अल्फा हमारा 82% है, बहुत ज़्यादा है। ये डिफेंस से थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि डिफेंस का 86% था। देन हमारा ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस का 75% है, 75% मीन्स हमारा अल्फा से नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी का 64 था। हेल्थ केयर अगर देखें, हेल्थ केयर का 100% है, तो हम लोग हेल्थ केयर को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। मंथ्स कम है, मतलब 2021 से ही ये काउंट कर रहा है, बट ठीक है। मिड कैप अगर देखें तो मिड कैप में 55 मतलब स्मॉल कैप के नीचे हम लोग उसको रख सकते हैं। स्मॉल कैप जूनियर बीस में कितना था, 64, स्मॉल कैप के नीचे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लिस्ट है वो मार्च के लिए लिस्ट रेडी हो गया। हैंगसेंग में भी देख सकते हैं, हैंगसेंग को हम लोग 55 ही रखे हैं। सिल्वर भी सही है, एफएमजी 64 नीचे ही रखें इसको, और तो ठीक है। तो ये हमारा टॉप लिस्ट जो है वो हो गया स्मॉल कैप तक, हेल्थ केयर ये। अब ये हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो सीजनैलिटी है इसका काम हो गया, मतलब पूरे मंथ के लिए हमारा सीजनैलिटी का काम हो गया। अब हमको सीजनैलिटी नहीं देखना है पूरे मंथ तक, एक दिन का बस काम है, एक सेकंड सॉरी एक मिनट का काम है। अब हम लोग सिर्फ ऑल टाइम हाई इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं। डिफेंस में एंट्री आता है एग्जांपल, तो एज पर आवर दिस एटीएस मेथड हेल्थ केयर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब डिफेंस के साथ और अल्फा के साथ कंपेयर करते हैं, तो डिफेंस और अल्फा में अगर आप देखें तो डिफेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अल्फा से, क्यों, क्योंकि डिफेंस ऑल टाइम हाई से पास में। अल्फा और ऑयल को देंगे, अगर अल्फा और ऑयल में कंपेयर करेंगे तो अल्फा थोड़ा सा दूर है एज कम्पेयर टू ऑयल, तो अगर ऑयल में एंट्री पहले आता है तो हम लोग ऑयल में एंट्री पहले लेंगे अल्फा से, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बताए हैं कि अगर किसी का सीजनैलिटी ज्यादा है और वो ऑल टाइम हाई से पास में है तो वो सोने पे सुहागा है, बट अगर किसी का ऑल टाइम हाई पास में है, सीजनैलिटी कम है, फिर भी हम ऑल टाइम हाई को ज्यादा प्रायोरिटी हमको देने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा सिंपल सा जो है वो स्ट्रैटेजी का रूल रहने वाला है, एंड ये सिंपल सा मेथड से हमारे ग्रुप में बहुत लोग बैक टेस्ट किए हैं इसका, एंड रिटर्न बहुत शानदार जो है वो आ रहा है इस सिंपल से मेथड को ऐड करने के वजह से, ठीक है। बहुत सिंपल है, जब भी हमको ट्रेड लेना होगा हम लोग आएंगे मार्केट में, हमारा जो लिस्ट है वो तो पहले से डिजाइन है मंथ के स्टार्टिंग में ही, हम लोग सिंपल आएंगे और देखेंगे कि किस में एंट्री बन रहा है, एंड सॉरी किस में एंट्री बन रहा है, और फिर हम लोग आएंगे ये इंडिकेटर ओपन करेंगे, देखेंगे कौन सा सबसे पास में है ऑल टाइम हाई से, जो सबसे पास में होगा उसमें एंट्री हम लोग ले लेंगे विद सेम कैंडल स्टॉप लॉस, एंड उसको हम लोग रन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा एक और रूल के बारे में, जो रेजिस्टेंस रूल के बारे में हम लोग बोलते हैं, रेजिस्टेंस रूल उसको हम लोग बोलते हैं। अब देखते हैं एनर्जी में हमारा एंट्री कब आता है। एनर्जी में हमारा एंट्री आया था इस दिन 4% उस दिन जो है वो मार्केट गया था, एंड 90 के ऊपर हमारा क्लोजिंग आया था, एंड स्टॉप लॉस हमारा सिंपल कैंडल के नीचे। अब ये जो बड़े बड़े कैंडल्स हैं ना बहुत रेयर होते हैं, बट आपको अगर लग रहा है कि बहुत बड़ा कैंडल है, यहाँ पे एंट्री करने में डर लग रहा है, तो वहाँ पे क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके का कैंडल बनता है वापस से, तो फिर वापस से जो क्वांटिटी आप कम किए थे या जो क्वांटिटी नहीं डाले थे वापस से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, विद दिस कैंडल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। तो यहाँ से हम लोग ट्रेड जो है वो डाल दिए, एंड ट्रेड यहाँ से चला और ईएमए के नीचे इस कैंडल में क्लोज कर गया, तो हमारा इस कैंडल में एग्जिट जो है वो मिल गया। तो यहाँ तक हमारा रिटर्न कितना बना है अगर आप देखेंगे, तो रिटर्न सपोज यहीं से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3% के आसपास रिटर्न बना है। बट इसको अगर हमको बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा रिटर्न 1-2% मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस रूल। मतलब अगर हम लोग एंट्री कर लिए, एंड एंट्री करने के बाद अगर हमको किसी भी लेवल पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां पर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जिट कैसे करेंगे, एग्जिट जब भी हमको उस रेजिस्टेंस पे एक रिजेक्शन कैंडल दिख जाए, जैसे रेड कैंडल दिख जाए, सिंपल अगर बात करें तो रेड कैंडल अगर हमको दिख जाता है तो वो कैंडल पे हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का डाउट होगा कि एग्जिट हम लोग कर देते हैं यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, तो इसके लिए भी सिंपल सा रूल है, ये रेजिस्टेंस रूल में ही हमारा ये ऐड होता है। जिस कैंडल में हमारा एग्जिट हुआ है उस कैंडल के हाई को हम लोग मार्क कर देंगे, एंड उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगा तो हम लोग वापस से एंट्री कर लेंगे, सिंपल।
तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आया हम लोग वापस एंट्री कर लिए विद सेम कैंडल स्टॉप लॉस। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसको ऊपर जाना है, ब्रेकआउट करना है, तो ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर इसको ऊपर नहीं जाना, ब्रेकआउट नहीं करना, तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस सेट करेगा एंड वापस से रेजिस्टेंस से घूम जाएगा। और यही चीज मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, इसलिए से हमारा जो रिटर्न है इस मेथड को यूज करके प्रायोरिटाइज करना, इस मेथड को यूज करके हमारा रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। अब जो रेजिस्टेंस रूल है वो सिंपल सा है, थोड़ा सा हम कंक्लूजन आपको देते हैं। पहले हमको 90 में यूज करना है और ऑल टाइम हाई इंडिकेटर यूज करना है। ठीक है, अब जो भी हमको ऑल टाइम हाई से सबसे पास में है ईटीएफ, उसको हमको सेलेक्ट करना है और ट्रेड करना है। अब एंट्री करने के बाद हमारा रेजिस्टेंस, अगर मेजर रेजिस्टेंस पे हमारा कोई ईटीएफ चल रहा है, वहां पर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। 50% क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं। और जिस कैंडल में हम लोग एग्जिट किए हैं उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो वापस हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जिससे हमारा रैली मिस ना हो, अगर बड़ा रैली आता है तो। बट अगर वहां से मार्केट रिवर्स करता है तो हमारा वहां पे बहुत प्रॉफिट जो है वो बच जाता है। तो ये सिंपल सा हमारा रूल है। अब रेजिस्टेंस निकालने का ना दो तीन तरीका है। ठीक है, पहला तरीका, अगर सिंपल सा रेजिस्टेंस का रूल होता है, आपको पता होगा कि जिस प्राइस पे बार बार वहां से प्राइस वहां से रिजेक्ट किया है वो हमारा सिंपल सा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, या हम लोग फिबोनाची से भी लगा सकते हैं। जैसे अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आगे के जो आपको डिस्कशन क्लासेस है, जैसे 2024 का जो डाउट क्लासेस है वो आप लोग देखेंगे, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे पीएसयू है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि सपोज हम लोगों को अब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया। ठीक है, जब तक ऑल टाइम हाई के नीचे है तब तक तो हमको दिख रहा है कि हाँ ये हमारा यहाँ से प्राइस घूम रहा है तो ये रेजिस्टेंस है, फिर ऑल टाइम हाई ये है तो ये रेजिस्टेंस है। बट ये सिंपल सा है, ये सिंपल सा हमको पता चल जाएगा कहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ पर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। फिर एग्जिट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आता है, वापस से एंट्री कर सकते हैं। बट एक बार अगर ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पर हमको फिर फिबोनाची यूज करना होगा। फिबोनाची यूज करने से हम लोग क्या होता है कि एक लेवल मिलता है 1.2, ठीक है, 1.6 और 2.6। अगर प्राइस 1.2 पे रिजेक्शन ले रहा है तो वहाँ पर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे एग्जिट करने से क्या होता है कि अगर प्राइस को घूमना है, अगर सपोज वहाँ से रिवर्स करना है, तो वो रिवर्स हो जाता है एंड हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाता है। जैसे ये 1.2 लेवल है, यहीं से रिवर्स किया, ये हम लोग सपोज कीजिए कहीं एंट्री इधर कहीं लिए होंगे एंड ये पूरे प्रॉफिट को हम लोग पूरा राइट किए और हम लोग यहाँ एग्जिट कर दिए और ये थोड़ा सा रिवर्स भी किया। बट इस जो रिवर्सल में जो हमारा प्रॉफिट जाने वाला था वो नहीं गया इस सिंपल से मेथड से। फिर वापस से जब 9 में यहाँ पे बना तो वापस हम लोग एंट्री कर लिए। अब वापस से जब हम लोग एंट्री किए और 1.2 का लेवल जब ब्रेक हो गया तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1.6 है। टारगेट का क्या मतलब है कि अब ये जो प्राइस है ना वो 1.6 पे जाके वहां से रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, एंड हम लोग देखते हैं 1.6 पे अगर हम देखें ना तो एक्जैक्टली हमको कुछ खास रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। इस कैंडल में आप लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, बट एक्जैक्टली इसमें हमको नहीं मिला देखने को। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कैंडल इस तरीके का, मतलब जैसे ही उस लेवल को टच करे वहीं से जो है वो घूमने लगे। ठीक है, तो अब सपोज इसका मतलब क्या है कि वो 1.6 को भी ब्रेक कर दिया, तो 1.6 को ब्रेक करने के बाद क्या ये मतलब है कि अब जो नेक्स्ट लेवल है वो 2 के लेवल तक जाएगा। ठीक है, अब 2 के लेवल तक जाएगा और वहां पर अगर हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो वहां से एग्जिट कर देंगे। और अगर ये उससे पहले ही 9 के नीचे क्लोजिंग कर जाता है तो हम लोग एग्जिट उसको कर देंगे। तो ये थोड़ा सा फिबोनाची का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और कोई हमारा इसमें मोटिव नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस हमको निकालना है जिससे हम अपना प्रॉफिट को बचा सके। ठीक है, या लॉक कर सके आप लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। 9 में यूज करना है, ऑल टाइम हाई का इंडिकेटर यूज करना है, जो ऑल टाइम हाई से पास में उसमें एंट्री करना है, रेजिस्टेंस पे एग्जिट करना है, री एंट्री करना है, तो जिस कैंडल में एग्जिट किए हैं उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो री एंट्री हम लोग कर लेंगे। सिंपल सा तरीका। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग एंड इसको लाइव ट्रेड कीजिए। और ये जो स्ट्रैटेजी है, जब तक हमारा कैपिटल बहुत बड़ा नहीं हो जाता, डबल डिजिट करोड़ में नहीं चला जाता, तब तक ये स्ट्रैटेजी को हम लोग कर सकते हैं एंड लाइफ टाइम ये स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डेली टाइम फ्रेम पे करने के लिए किसी भी स्ट्रैटेजी से इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा। एंड छोटे टाइम फ्रेम्स पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ ईटीएफ ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, और आपको थोड़ा सा पीसफुल भी नहीं लगेगा अगर आप लोग को 4 आवर या 1 आवर या 2-3 आवर पे जाने की कोशिश करते हैं तो। इसीलिए पीसफुल रखना चाहते हैं एंड रिटर्न भी अच्छा खासा रखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ईटीएफ ज़्यादा रखिए, इस सिंपल से मेथड को यूज़ कीजिए और डेली टाइम यूज़ कीजिए एंड ट्रेड कीजिए। ठीक है, एंड हर महीने आपका जो रिटर्न है वो अच्छा है या बुरा है वो कैसे पता चलेगा, वो निफ्टी 500 से जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा जैसे अभी लास्ट 3 मंथ अच्छा नहीं रहा हम लोग का, मेरा पर्सनली 3% का ही एवरेज आया, दिसंबर जनवरी फरवरी तीनों महीने में 3% का ही एवरेज है। ठीक है, बट उससे पहले के मंथ्स में मेरा 7-8% भी बना था। तो क्या हम उन मंथ्स से कंपेयर करें और बोले कि ये मेरा खराब मंथ चल रहा है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट ही पॉजिटिव नहीं है। उस समय थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रहा था मार्केट में, अभी उतना खास नहीं आ रहा है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि मार्केट अभी हम इसमें बोल ही नहीं सकते कि मेरा रिटर्न जो है वो खराब है, क्योंकि निफ्टी 500 के अकॉर्डिंग तो अच्छा है। मतलब जिस मंथ में 7% 8% बना होगा उस मंथ में 4% इंडेक्स मूव किया था, तो 4% इंडेक्स मूव किया तो उससे ज़्यादा तो मेरा बनना चाहिए ना, इस रीजन से। एंड लास्ट 3 मंथ में दोनों निफ्टी 500 जो है वो नेगेटिव है, उससे पहले जनवरी के मंथ में 3% नेगेटिव था, जबकि मेरा 3% पॉजिटिव था, तो उसको हम अच्छा ही बोलेंगे। एंड इसी तरीके से सारे लोगों का रिटर्न जो है वो बना है, 70-80% लोगों का। ठीक है, एंड इस मंथ में 0.3% ही इस मंथ में हमारा निफ्टी 500 में रिटर्न देखने को मिला, बट हम लोग को 3% पॉजिटिव मिला है, तो ये भी हम लोग अच्छा बोलेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। एंड कभी भी आपका एक्सपेक्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ट्रेडिंग में, ETF ट्रेडिंग में, अपना एक्सपेक्टेशन कभी भी मंथली मत रखिएगा। अपना एक्सपेक्टेशन एक CAGR आप लोग रख सकते हैं ईयरली वाइज, एंड मंथली आपको कुछ देखना भी है तो निफ्टी 500 से कंपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा नहीं रहेगा, बुल मार्केट नहीं रहेगा, तो आपको ऐसे ईयर्स भी देखने को मिलेंगे। हम ईयर्स की बात करें, मंथ्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ऐसे ईयर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे उस ईयर में मार्केट सपोज कीजिए बेयर मार्केट में हो, एग्जांपल जैसे 2018 से 20 तक मार्केट था, तो इस पूरे ईयर में हो सकता है आपको 10-15% 20% ही बने, हो सकता है। ठीक है, 15% बने, 10% बने, बट हमको ये चीज़ अगर पता होना पहले से कि हाँ ये
स्ट्रैटेजी का और हमारा मिस्टेक नहीं है, ये मार्केट का ही एक नेचर है, ठीक है? तो वो एक्सेप्टेंस भी हमको लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ईयर आपको आता है 10-15% वाला अगर आ जाता है कोई ईयर, इसका मतलब आप समझिए कि नेक्स्ट 2-3 साल में आपका 50 और 100 भी बन सकता है वो पर्टिकुलर ईयर में। एंड सबका एवरेज हम लोग निकालते हैं, सबका एवरेज मिलाते हैं। हाँ, सब सारे ईयर्स का हम लोग अगर रिटर्न का एवरेज निकालते हैं, तो फिर हमको एक सीएजीआर निकल के आता है 30-40, जिसको हम लोग देख के खुश होते हैं। बट ये हम लोग नहीं समझते हैं कि ये जो सीएजीआर है, वो हमारा हर साल कांस्टेंट नहीं रहता है। किसी साल 100, किसी साल 20, किसी साल 10, ऐसे करके वो एवरेज 30-40 आया है, ठीक है? तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रैटेजी को करने से पहले ये माइंडसेट थोड़ा-सा बनाइए, एक्सेप्टेंस बनाइए, तभी कोई स्ट्रैटेजी को आप लोग लॉन्ग टर्म तक कर पाएँगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।